हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। वेलकम टू एसएसटी की पाठशाला। और आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हेन पीपल रिबेल। अभी जो क्लास 8 में हम लोग जिस हिस्ट्री की डिस्कशन करते हैं वो है मॉडर्न हिस्ट्री। और मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग ब्रिटिशर्स के इम्पैक्ट, कैसे वो एडमिनिस्ट्रेट किए, टैक्स कलेक्शन सिस्टम क्या था और कैसे वो रिप्रेस करते थे इंडियंस को, इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट टाइम ब्रिटिशर्स कब आए थे 1600 में, लेकिन आते ही रूल करना नहीं स्टार्ट किए थे। अप्रॉक्स 150 ईयर्स तक आकर के वॉच किए, धीरे धीरे ट्रेडिंग स्टार्ट किए थे। और इसके बाद बैटल ऑफ प्लासी के बाद उन्होंने क्या किया, इंडिया पे एडमिनिस्ट्रेट करना स्टार्ट किया। इसको हराने के बाद सिराजुद्दौला को हराने के बाद। बट इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट इंडिपेंडेंस के लिए जो बैटल हुआ था 1857 में, उसके बारे में। क्यों बैटल क्यों हुआ। रूल तो हम लोग पे 1757 से कर रहे थे, लेकिन 1857 में क्यों बैटल हुआ, इसके मेन रीजन क्या थे, इसको हम लोग टॉपिक वाइज डिस्कस करने वाले हैं इस दोनों वीडियो में। इसको दो पार्ट में हम लोग कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1857 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि इससे पहले 1707 तक ही ब्रिटिशर्स से पहले जो मुगल एम्पायर रूल करता था इंडिया पे, उनका रूल खत्म हो गया था औरंगजेब के डेथ के बाद। ठीक है, तो 1857 में क्या हुआ था, 1857 में मैक्सिमम एरिया पे ब्रिटिशर्स का कंट्रोल हो गया था और टैक्स कलेक्शन सिस्टम वो अपने अकॉर्डिंग लेते थे। जमींदार के पावर को रिड्यूस किया गया था और उनसे ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू लिया जाता था। या अगर हम बात करते नवाब की या राजा की, तो नवाब और राजा दोनों के पावर को इरोड किया गया था, दोनों के पावर को रिड्यूस किया गया था। नहीं वो बहुत ज्यादा आर्मी रख सकते थे, ठीक है, नहीं वो कोई बहुत बड़ा रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते थे। उनके रेवेन्यू कलेक्शन का मैक्सिमम पार्ट जो था वो कौन ले लेते थे, ब्रिटिशर्स ले लेते थे। सपोज कीजिए कोई बहुत बड़े जमींदार है और वो अपना टैक्स पे नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर उनकी लैंड को दूसरे को नीलाम कर दिया जाता था ऑक्शन करके। तो ये सारे मेजर प्रॉब्लम्स हो रहे थे, चाहे हम नवाब जमींदार की बात करें, राजा की बात करें या पुअर पीजेंट्स की बात करें, सारे लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था ब्रिटिशर्स के सामने। और यही मेन रीजन था जिसके चलते इंडियंस जो है पूरी तरह से यूनाइट नहीं होकर, लेकिन अलग अलग पार्ट में पैचेस में वो क्या करते हैं, ब्रिटिशर्स को अपोज करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है हम लोग का, नवाब लूज देयर पावर्स। नवाब का मतलब जो इंपेरर होते थे, जो किंग होते थे, उनको नवाब कहा जाता था। जैसे सिराजुद्दौला एक नवाब था, कहाँ का, कोलकाता यानी वेस्ट बंगाल वाले रीजन का। सिंस द मिड 18th सेंचुरी, अब देखिए यहाँ पे हिस्ट्री मिड 18th सेंचुरी बोल रहे हैं। मिड 18th सेंचुरी का मतलब क्या होगा, अप्रॉक्स 1750। और मैंने डिस्कस किया पहले कि 1757 बैटल ऑफ प्लासी के बाद इनके पावर जो थे रिड्यूस हो रहे थे, क्योंकि फर्स्ट टाइम उन्होंने कोई बैटल लड़ी थी ब्रिटिशर्स से और उस बैटल में उन्होंने जीत हासिल की थी। जस्ट इसके कुछ ईयर बाद 1764 बैटल ऑफ बक्सर, जिसमें वो 3 मेजर पावर जो थे, मीर कासिम जो बंगाल का नवाब था, शाह आलम जो मुगल इंपेरर था, और सुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था। तीनों को ब्रिटिशर्स हराते हैं। और एक मेजर इस बैटल के हारने के बाद एक मेजर ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जिसके बाद टोटल नॉर्दर्न प्लेन्स यानी यूपी, बिहार, ठीक है, वेस्ट बंगाल वाले रीजन पे मोनोपोली राइट्स मिल जाता है ब्रिटिशर्स को। ब्रिटिशर्स का एक ही टारगेट होता था, ज्यादा से ज्यादा एरिया में मोनोपोली राइट्स ले ले, ट्रेडिंग राइट्स ले ले, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट गेन करे। ठीक है, मिड 18th सेंचुरी नवाब एंड राजास हैड सीन देयर पावर इरोड। बताएं आपको कि मिड 18th सेंचुरी से यानी बैटल ऑफ प्लासी के बाद धीरे धीरे राजा और नवाब का पावर जो है इरोड होने लगा, कम होने लगा। ठीक है, दे हैड ग्रेजुअली लॉस्ट देयर ऑथोरिटी एंड ऑनर, और वो कंटिन्यू अपनी ऑथोरिटी और ऑनर जो थे वो लॉस कर रहे थे। यानी कि जो पहले उनकी इज्जत हुआ करती थी, जो उनके पास पावर होते थे, जो जितना वेल्थ उनके पास होता था, वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा था। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट क्या है, अवध वाज वन ऑफ द लास्ट टेरिटरीज टू बी एनेक्स्ड इन 1857। अवध लास्ट टेरिटरी था जिसपे वो कंट्रोल की 1856 में। अब इससे पहले है कि सब्सिडरी अलायंस को अवध पे कब एप्लीकेबल किया गया, 1801 में। एक और 1 मार्क क्वेश्चन आता है, सब्सिडरी अलायंस किसने इंट्रोड्यूस किया था। सब्सिडरी अलायंस लॉर्ड वेल्सली इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, सब्सिडरी अलायंस क्या था, आपको प्रीवियस चैप्टर में बताया गया है कि सब्सिडरी अलायंस अगर कोई राजा या नवाब साइन कर लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता था कि आपको अंग्रेजों की जो आर्मी होती थी उसकी पूरी मेंटेनेंस करनी पड़ती थी, अगर वो किसी पे अटैक करने जा रहे हैं तो, और फिर उसके साथ अपनी आर्मी सेंड करनी पड़ती थी। अवध
सब्सिडी अलायंस कब साइन किया था? 1 मार्क क्वेश्चन आएगा 1801 में, और 1856 में और फिर कंप्लीटली कंट्रोल कर लिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। ठीक है, देखिए हिस्ट्री में आपको डेट लर्न रखना पड़ेगा, आप किसी भी पैटर्न में डेट को याद रख सकते हैं। अभी जो बोर्ड पे है आपको पहले ही बताया कि जो बोर्ड में एक्सप्लेनेशन से पहले जो आपको 2-3 सेकंड का टाइम मिलता है, स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको लिख भी सकते हैं। आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाता है, आप वहां पे भी उससे लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, और जो डाउट रहे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द नेम ऑफ मुगल किंग वाज रिमूव्ड फ्रॉम द कॉइन्स मिंटेड। अब यहाँ पे धीरे धीरे क्या कर रहे थे ब्रिटिशर, जो है पावर रिड्यूस करना चाहते थे, मुगलों का इम्पैक्ट जो था इंडिया पे उसको खत्म करना चाह रहे थे। तो जो मुगल कॉइन पे ब्रिटिशर्स, मुगल कॉइन जो कॉइन होते थे उस टाइम के, उस पे जो मुगल किंग का नाम रहता था, उनकी ऑथोरिटी शो होती थी, धीरे धीरे उसको हटा दिया गया। अब देखिए एक मेजर, अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री जानना चाह रहे हैं तो 1857, ठीक है, इससे पहले का टाइम और इसके बाद का टाइम। तो इसके पहले के टाइम में जो इंडिया का हेड रिप्रेजेंटेटिव होता था ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, उसको गवर्नर जनरल बोला जाता था। और 1857 के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे कंट्रोल करना स्टार्ट कर देती है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से जो हेड रिप्रेजेंटेटिव होता था उसको वायसराय बोला जाता था। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया? तो लॉर्ड कैनिंग, ये जो रिबेल था 1857 का, इस टाइम लॉर्ड कैनिंग जो था गवर्नर जनरल था उससे पहले, और वायसराय बना ब्रिटिश गवर्नमेंट की। ठीक है, तो ये क्या किया था? तो सबसे पहले इन्होंने क्वाइन से मुगल का जो इम्पैक्ट था उसको रिमूव किया, और इससे पहले डलहौजी 1849 में क्या बोल दिया था कि जो एक बड़े पैलेस में रहते थे मुगल किंग रेड फोर्ट में, कि बहादुर शाह जफर टू जो थे, इनके मरने के बाद सारे मुगल जो रॉयल फैमिली मेंबर वाले, इनको रिमूव कर दिया जाएगा और किसी और पैलेस में शिफ्ट कर दिया जाएगा, यानी कि टोटली खत्म करना चाहते थे। और इसके बाद अब कोई भी मुगल किंग जो कोई भी राजा है वो किंग वाली टाइटल नहीं रख पाएगा, अब सारे जो है वो प्रिंस रखेंगे। ठीक है, कैनिंग डिसाइडेड दैट बहादुर शाह जफर वाज द लास्ट मुगल किंग। यही से चेंज होता है पूरा पैटर्न। कैनिंग जो कि गवर्नर जनरल था लास्ट, और फर्स्ट वायसराय था, डिसाइड करता है कि बहादुर शाह जफर जो है वो लास्ट मुगल किंग रहेंगे। ठीक है, ये तो आपका हुआ कि नवाब का पावर कैसे रिड्यूस हुआ, कौन कौन से नवाब थे। अब स्टार्टिंग अभी तक हम लोग इसी टाइम 1857 में हम लोग देखते हैं तात्या टोपे के बारे में, नाना साहेब के बारे में, ठीक है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। तो लक्ष्मीबाई भी चाहती थी कि जो उनके एडॉप्टेड सन है उन्हीं को ब्रिटिशर्स राजा मान ले, और डलहौजी ने एक लॉ लाया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसके अकॉर्डिंग अगर आपके स्टेट के पास कोई पार्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहेगा तो फिर वो स्टेट ब्रिटिश के अंदर में आ जाएगा। इसी तरह से नाना साहब चाहते थे कि पेशवा बाजीराव टू, ठीक है, पेशवा टू जो थे उनको जो पेंशन मिलता था वो नाना साहब को मिले। ब्रिटिशर्स ऐसा नहीं चाहते थे, वो तो रिड्यूस करना चाहते थे पावर को। तो कॉन्फ्लिक्ट का यही मेजर रीजन रहता है। द पीजेंट्स एंड द सिपाहीज, देखिए पीजेंट्स का मतलब होता है पुअर फार्मर, सिपाही मतलब सैनिक, सोल्जर। अब सिपाही में हम बात करेंगे इंडियन सिपाहीज, इंडियन सोल्जर के बारे में, कि इंडियन सोल्जर को कौन कौन से मेजर प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था। इन द कंट्री साइड पीजेंट एंड जमींदार resented the high taxes and rigid method of the revenue. पीजेंट्स और जमींदार को काफी ज्यादा टैक्स देना पड़ता था। रिजिड मेथड ऑफ रेवेन्यू का, रिजिड का मतलब क्या होता है? पहली बात, जिस लॉ को चेंज नहीं किया जा सकता। अगर आप राजा है तो आपको कोई भी लॉ लाना है तो फ्लेक्सिबल लाना पड़ेगा, ताकि आप इजिली सिटीजन्स को है अपने तरफ अट्रैक्ट कर सके। ठीक है, और रेवेन्यू कलेक्शन जो था ब्रिटिशर्स का रिजिड था। गुमास्ताज को अपॉइंट करते थे ताकि वो टैक्स कलेक्ट कर सके, या जो प्रोड्यूस है डिफरेंट गुड्स है उसको कम प्राइस में ले सके। तो बहुत सारे मेथड्स इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, जो कॉन्फ्लिक्ट का एक मेजर रीजन, एक मेजर कारण बन रहा था। ठीक है, इंडियन सिपाहीज वेयर अनहैप्पी अबाउट देयर पे अलाउंसेस एंड कंडीशन ऑफ द सर्विस। इंडियन सिपाही को कम वेजेस मिलता था ब्रिटिश सिपाही के कंपेयर में। ठीक है, और 1824, देखिए इंडियन सिपाही या इंडियन जो सोल्जर होते थे, इनके मन में एक बिलीव था कि हमको सी क्रॉस नहीं करना है, जबकि ब्रिटिशर चाहते थे कि इंडियन सिपाही जो है वो सी क्रॉस करके अलग अलग नेशन के लिए लड़े, जहां पे ब्रिटिश को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता। एग्जाम्पल के लिए हम लोग वर्मा को बोलेंगे कि म्यांमार अपनी आर्मी भेजना चाहते थे इंडियन सिपाही को ब्रिटिशर्स, लेकिन इंडियन सिपाही जो रिफ्यूज कर दिए उस चीज को कि नहीं हम वहां नहीं जाएंगे।
तो 1824 में एक लॉ आया कि अगर आप ब्रिटिश आर्मी के लिए काम कर रहे हैं तो आपको फॉरेन में जाना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे लॉ लाए जिसको अडॉप्ट करना काफी ज्यादा हार्ड था और एक कॉन्फ्लिक्ट का रीजन बन रहा था, चाहे वो सिपाही हो, चाहे वो पीजेंट्स हो, जमींदार हो या राजा हो। ठीक है। इंडियन सिपाही वर अनहैप्पी अबाउट देयर पे, अलाउंसेस एंड कंडीशन ऑफ द सर्विस। ठीक है। कंडीशन ऑफ सर्विस यानी कि एक तो इनको कम अलाउंसेस मिलता था, मेजर पावर जो थे वो ब्रिटिशर्स के पास थे, और यही इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट का कारण बनता था। रिस्पॉन्सेस टू रिफॉर्म, देखिए रिस्पॉन्सेस टू रिफॉर्म, अब एक चीज हम लोग क्लियर जानते हैं कि 1850 या 1800 के आसपास, 1700 के आसपास इंडियन सोसाइटी में बहुत सारे इविल्स थे जो प्रैक्टिस्ड होते थे। तो ब्रिटिशर्स ने एक काम सही किया कि वैसे इविल्स को हटा दिया। जैसे सती प्रथा था कि किसी का हस्बैंड डेथ हो गया, उसी चिता पे उस औरत को भी जलना पड़ता था, ऐसी चीजों को रिमूव किया, जिसमें आपके राजा राम मोहन राय इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे। विडोज रीमैरिज किया, जिनके हस्बैंड मर जाते हैं उनको दोबारा शादी करने का अधिकार दिया। तो ऐसी बहुत सारी रिफॉर्म भी किया जो एक अच्छा चीज था। हमारी सोसाइटी की वो रिक्वायरमेंट थी रिफॉर्मेशन। लॉज वेयर पास टू स्टॉप द सती एंड इनकरेज द रीमैरिज ऑफ द विडोज। ये बता चुके आपको कि लॉ पास किए किस चीज के लिए, सती प्रथा को बैन करेंगे। ठीक है। और विडो रीमैरिज के लिए किसको जाना जाता है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। और सती प्रथा बैन के लिए किसको जाना जाता है, राजा राम मोहन राय। ठीक है। The British believed that Indian society had to be reformed. एक तो कि हम लोग प्रिमिटिव लाइफ जीते थे, ये विश्वास था ब्रिटिशर्स का, या ब्रिटिशर्स हिस्टोरियंस जो है हिस्ट्री लिखते हैं तो दिखाते हैं कि हम लोग जो इंडियंस तो प्रिमिटिव लाइफ जीते थे, इनको सिविलाइज लाइफ ब्रिटिशर्स ने सिखाया। अब एक 1850 में ये तो नया चेंजेस कर रहे थे, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक था कि 1850 में उन्होंने एक लॉ लाया जिस लॉ के अकॉर्डिंग हिंदूज जो थे वो आसानी से क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो सकते थे। तो इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी थे जिसको लेकर के इंडियंस जो थे अपोज कर रहे थे। इस तरह से हमारा जो पार्ट 1 है वो कवर होता है। पार्ट 2 में जो रिमेनिंग पॉइंट है उसको हम डिस्कस करेंगे। और आपको बार बार बताया जाता है कि अगर इस पार्ट से, इस चैप्टर से अगर कोई भी डाउट हो या एसएसटी से कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और एक अच्छा प्रिपरेशन के लिए हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड करें और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहां पे डेली बेसिस पे हम लोग क्विज देते हैं, वर्ड मीनिंग देते हैं, वर्ड ऑफ द डे देते हैं, या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है आपका तो वहां पे हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।